द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गबन भाग 3। अब तक आपने सुना कि जल्पा अपने मन में चंद्रहार की लालसा लिए ही ससुराल जाती है और वह अपने ससुराल वालों पर इस बात का दबाव बनाती है कि अगर उसे चंद्रहार ना मिला तो वह कोई भी गहने ना पहनेगी। और दूसरी ओर रमानाथ अपने रईस होने की बड़ी बड़ी डींगे अपनी पत्नी जल्पा के आगे मारते हैं ताकि जल्पा उनसे प्रभावित हो सके। किंतु वास्तविक स्थिति तो कुछ और ही है, जो रमानाथ भली भांति जानते हैं, किंतु वे अपनी सच्चाई जल्पा से छुपाना चाहते हैं। दूसरी ओर दयानाथ ने जो जल्पा के लिए गहने बनवाए थे वह भी नगद नहीं उधार के रुपयों से बनाए थे और अब उन पर पैसे लौटाने का तगादा आता है। ऐसे में वे बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। घर में तो रुपये हैं नहीं और बहू से उनके जेवर कैसे लिए जाएं। किंतु दयानाथ रमा से कहते हैं कि तुम बहू को सारी सच्चाई बता दो और उससे जेवर ले लो ताकि हम वह जेवर दोबारा सर्राफ को लौटा सकें और हमें कर्ज से मुक्ति मिल जाए। और अपने घर की बहू से सच्चाई छिपाना गलत है। बहू को अपने घर की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। किंतु रमा ऐसा करने से इनकार करते हैं क्योंकि वे जल्पा के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँक चुके हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि जल्पा के आगे हमारी इज्जत भी बनी रहे और हमें कर्ज से भी मुक्ति मिल जाए। ऐसे में रमा एक युक्ति सुझाते हैं कि क्यों ना मैं जल्पा के गहने रात में उठा लाऊं और हम यह कह देंगे कि उसके गहने चोरी हो गए हैं। किंतु दयानाथ ऐसा करने से इनकार करते हैं। उन्हें ऐसा करना गलत लगता है, किंतु कोई उपाय ना पाकर वे भी हामी भर देते हैं और एक रात रमा जल्पा का गहनों का संदूक चुरा लाते हैं और अपने पिताजी को दे देते हैं। तो अब सुनिए आगे की कहानी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सराफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सराफ के 1500 रुपये आते थे, मगर वे केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बकरे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसे सिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता। 1500 रुपये में 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडार फट जाने का भय था। जल्पा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जल्पा ने भी सोचा जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जल्पा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से ना था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी? जब वे 3 वर्ष की अबोध बालिका थी उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जल्पा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जल्पा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानकी, घर की मेहरिया, पड़ोसी ने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बिठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुए धुले से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं ना कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वे चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही ना थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे,
किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जल्पा का ये आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्य आकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोकशैया ना छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वे समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते। जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जल्पा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर ये अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात ना टाल सकता, पर ये कुछ कहे भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत ना बैठे रहते। जब तक सारी चीजें ना बनवा लेते रात को नींद ना आती। मुंह देखे की मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें। जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वे रमा से केवल खिंची ही ना रहती थी, वे कभी कुछ पूछता तो दो चार जलीकटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वे जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वे जबान पर मोहर लगा देता। चिंता और गलानी उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में करते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरे खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। ये चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं, पर ये अपनी टेक ना छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जल्पा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी ना आएंगे। 3,000 के गहने कैसे बनेंगे। अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा। 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी ना जमा हो। वे कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वे जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जल्पा को आभूषणों से मर देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वे शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि ये मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। ये आन टूटी फिर कोई बात भी ना पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस ना दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत व्याकुल था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करेंगे। मगर वे जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें ना की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वे किसी से अपनी मनोव्यथा ना कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो, हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जल्पा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा
मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जल्पा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूं। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में क्षण भर ना रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने ना जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ? रमा ने सावधान होकर कहा। आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जल्पा, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। ये कहकर जल्पा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे ये सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जल्पा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लो। जल्पा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जल्पा ने बिस्तर बंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वे पहले सी तत्परता ना थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वे उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था? जल्पा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? तुम ऐसे मनुष्य शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं। ना मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जल्पा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते। कोई नहीं? अगर कोई होते तो मुझे यूं ना छोड़ देते। रुपए होते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू नहीं पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बातचीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे देंगे? रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वे खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी? 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जल्पा, मगर है मक्खी चूस, पल्ले सिर्रे के। रमानाथ, मक्खी चूस ना होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जल्पा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलिहान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसे गुजरती है, वे दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जू तक ना रेंगी। ना जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जल्पा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते ही क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जल्पा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ।
मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जल्पा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक ये सीधी सी बात उसे ना सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जल्पा, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूं? हटो तो, जरा मैं बिस्तर खोल दूं। जल्पा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जल्पा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोहने होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं ना मानूंगी। पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूं। जल्पा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का साफ प्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पघा। जवानी में स्त्री मर गई थी और दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था? चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी ना हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते? रमा इधर तो एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर ना बैठा। रमेश बाबू ने मुहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाए, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गई। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देख आवें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ, आइए रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुड्ढे को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ? चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या काई का खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपये होंगे, तो अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या? 50 रुपये होता ही क्या है भाई? रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बिठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा?
रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक ये प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही ना जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा। जरा अकल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कोई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वे रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहे। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वे तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए। तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें वे जगह मंजूर है? रमानाथ, वेतन तो 30 है। हाँ, वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़के को MA LLB करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियाँ अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करे। 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी हैं। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वह आदमी क्या कर सकता है। जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वे भलमनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। ये रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो। रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कह कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शहर, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें ये जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मासी किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके। फिर शह। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। ये शय और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें ना दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा जाइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार ना करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 12 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो लो, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को ये विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है,
नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वे समझ गए थे, इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो ये विश्वास जाता रहा, उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी ना कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले ना उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियम अनुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजीब अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप ही दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा? रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो ले भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूँ, अभी आधा घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे और फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास ना जाना पड़ेगा? रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। 20 सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामतें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, ये सब मुझसे ना बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि ना जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 22-20 साल नौकरी करते हुए हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तक तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर ही में था। आसमान पर बादल घेराए, पानी आया ही जाता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका ना गया। हाथे के बाहर भी ना निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वे लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस 2 गड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपए थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जलपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा।
अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जल्पा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जल्पा के कमरे में पहुंच गया। जल्पा उसे देखते ही बोली, अरे ये भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई है। जल्पा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री की नज़रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है। बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जल्पा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा? भला 60 सवार तो होते हैं। रमानाथ, मिल तो 100 रुपए की भी सकती थी, पर यहाँ रोब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जल्पा, तो तुम घूस लोगे? गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिये, वे जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वे खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जल्पा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूँगा ही। जल्पा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जल्पा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जल्पा के हाथ में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोलकर उसमें देवदार की एक डिबिया निकाली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकालकर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जल्पा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है। मैं तो इसे ना लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है? वे नाराज ना होंगी। जल्पा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से? रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया ना आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है। मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जल्पा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि ना दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जल्पा, मैं इसे नहीं लूंगी, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों नहीं लोगी? मेरी इच्छा। इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जल्पा रुंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वे रोई भी हों, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वे मुझे एक छल्ला भी दे दें तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान ना लूंगी, चाहे वे माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जल्पा का ये द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जल्पा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली,
वे लोग मेरे होते कौन हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वे मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। ये कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जल्पा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन ना आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।